You are currently the only person in this conference. हेलो। वंशिका, आमिर, वॉइस आ रही मेरी? Yes, sir. श्रुति कौन है? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Visible. ठीक है। देखो, इसमें से कुछ आप लोगों को आता है पहले से। एक बार सारे कीवर्ड रिवाइज करो, बताओ इसमें से कुछ कुछ आप लोगों को आइडिया है? वाइड बॉक्स तो पता है आप लोगों को, है ना?
ये तो डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। यस और नो? Yes, sir. पता है। व्हाइट बॉक्स तो पता ही है आप लोगों को, राइट? नहीं। ये ऑटोमेशन टेस्टिंग का पार्ट हो गया। और ठीक है, ऑटोमेशन आपकी टेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। एंड विथ सम टूल्स आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे सेलेनियम हो गया या प्लेराइट हो गया, या फिर और भी सारे हैं टूल्स का वगैरह, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, पाथ टेस्टिंग में हमारे पास क्या होगा? पाथ टेस्टिंग ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स को टेस्ट करने में हेल्प करता है, राइट? ये क्यों आपके हेल्प करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कहाँ से आ रहा है ये? मतलब ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही एक पार्ट है। पार्ट टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, कंडीशनल टेस्टिंग, ये जो आप अलग अलग तरीके की टेस्टिंग देख रहे हो, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के ही अंदर आते हैं। तो जब आप ऑटोमेशन की टेस्टिंग करोगे, ऑटोमेशन की स्क्रिप्टिंग आप डेवलप करोगे, तो आपको अपने कोडिंग का, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर का आइडिया होना जरूरी है। अगर आपके पास उसका आइडिया नहीं है, आपके पास इंटरनल नॉलेज नहीं है किसी भी चीज की, तो आप वहां पे फिर टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसलिए जो पार्ट टेस्टिंग आपके पास होगा टोटली बेस्ड ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कोडिंग, कि आप क्या कोडिंग लिख रहे हो, क्या आप उसके अंदर कंडीशंस प्ले कर रहे हो, कब आपको लूप लगाना है, कब आपको इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, ये जितना भी पार्ट आपके पास होगा, ये सब कुछ आपका पार्ट टेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पाथ टेस्टिंग से, राइट? तो देखो क्या होता है। द टेस्टिंग इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स used to ensure that every possible executable path in a software program is exercised at least once, right? It focus on the internal logical structure of the code rather than, ये किस पे फोकस कर रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है। तो एज अ कोडर, कोडर मतलब एज अ टेस्टर, जब आप काम करोगे कंपनी में, और अगर आपने कहीं पर कोई कोडिंग कर रखी है, किसी के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप उसको बहुत जल्दी, उसको रैपिडली चेंज कर सकते हो, राइट? तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का ही ये पार्ट होगा। ये टेक्निक्स पूरी हमारे पास जितनी भी यूज होगी, ये सिर्फ इसलिए है ताकि अगर हमारे पास इनकेस कभी कुछ फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल पे काम करना है, फाइल हमारे पास दी गई है, किसी और टेस्टर ने ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है और आपको दे दिया गया है कुछ उसके इंटरनल कोडिंग में चेंजेस करने के लिए, तो आपको अगर बहुत अच्छी नॉलेज होगी, यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द कोडिंग और द स्ट्रक्चर, देन यू कैन इजी टू इम्प्लीमेंट योर टेक्निक्स, राइट? कोर कॉन्सेप्ट इसमें क्या आ जाएगा पाथ के अंदर? अ सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम एन एंट्री पॉइंट्स टू एन एग्जिट पॉइंट। तो इसका एंट्री पॉइंट हमारे पास, एग्जिट पॉइंट हमारे पास कोडिंग का पता होगा, तो आप इसमें काम कर पाओगे, राइट? तो पाथ स्ट्रक्चर में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट पेज क्या है, हमारे पास लास्ट पेज क्या है, हमें किस पोजीशन से लेके किस पोजीशन तक उसके अंदर वर्किंग करनी है, अपने कोड को इम्प्लीमेंट करना है, अपने कोड को चेंज करना है, उसको इनहेंस करना है, उसको मॉडिफाई करना है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर का आइडिया बहुत अच्छा है, तो फिर पोजीशन, चाहे आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन हो या एंडिंग पोजीशन, कोई भी काम हो आपके पास, जिसको हम लोग एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट भी बोलते हैं, तो वहां से आप काम करके अपने एंड पोजीशन तक उसको ले जा सकते हो। ठीक है, CFS इसके अंदर हो गया कंट्रोल फ्लो ग्राफ, यानी कि फ्लो हमारे पास क्या है प्रोजेक्ट का, किस तरफ प्रोजेक्ट हमारा मूव कर रहा है, वो अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, उसका कोडिंग के हिसाब से ही ऑब्वियसली पूरा चलता है कि जब हम एज अ मैनुअल टेस्टर या ऑटोमेशन टेस्टर कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी के अंदर पहले हमको जो केटी प्रोवाइड किया जाता है, जो नॉलेज ट्रांसफर की जाती है,
उसी समय बता दिया जाता है हमारे पास कोडिंग का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो हम अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ही उस पे उसके फ्लो के हिसाब से वहां पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शायद रैंडमली आपसे कभी कुछ पूछ लिया जाए रिलेटेड टू द पार्ट टेस्टिंग, तो आप बता सकते हो कि हमारे पास एज अ ऑटोमेशन टेस्टर अगर हम कंपनी के अंदर काम करेंगे तो हमें उस कोड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इंटरनल स्क्रिप्टिंग के बारे में पता होगा, तो हम उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक एप्लीकेशन को पूरा टेस्ट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ती है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इतना बहुत है। देन हमारे पास आता है लूप टेस्टिंग। लूप टेस्टिंग का मतलब होता है कि कोडिंग में आपको कहां पर हमको लूप्स की रिक्वायरमेंट है। जनरली लूप्स का मतलब क्या होता है पता है? जनरल वे में अगर हम लोग कहते हैं लूप पे काम करना, इसका मतलब होता है कि आपको एक काम को एक से ज्यादा बार करना है, रिपीटेशन प्रोसेस या इटरेटिव प्रोसेस भी आप उसको बोल सकते हो। इटरेटिव प्रोसेस, राइट। तो जब आप काम करोगे तो आपको उसके इटरेटिव प्रोसेस पे भी काम करना पड़ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लूप टेस्टिंग में क्या करते हैं। लूप टेस्टिंग में हम अपने कोड के अंदर कितनी बार हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, डिस्प्ले कराना है डेटा, उतनी बार आप वहां पर उसको लूप का यूज करके काम कर सकते हैं। आपने सुना होगा फॉर लूप होता है, राइट, वाइल लूप हमारे पास होता है, या डू वाइल लूप हमारे पास होता है, या फॉर ईच लूप हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के लूप्स हो गए जिसका यूज करके आप अपनी कोड एनहांस और बेटर कर सकते हो। ठीक है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने आपको क्या दिया, ये एक लॉगिन पेज या रजिस्ट्रेशन पेज दिया टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, एग्जांपल समझा रहा हूँ, बहुत इजी है। ये हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन पेज है, या मान लीजिए ये हमारे पास एक लॉगिन पेज है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड पुट करना है, राइट। अब इस सिनेरियो को मैंने कुछ ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट के साथ आपको दे दिया कि आपको मैनुअल टेस्ट नहीं करना है, मैनुअल बहुत टाइम लगेगा, तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू टेस्ट करो। अब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू टेस्ट करने के लिए आपको मैंने कहा कि इसको एटलीस्ट 50 टाइम्स आपको टेस्ट करना है। कितनी टाइम? 50 टाइम्स, राइट। तो यानी कि 1 से लेके 50 टाइम्स तक आपका लूप वहां पे काम करेगा। तो आपको एक ऐसा फॉर लूप यहाँ पे डेवलप करना होगा जो आपके कोडिंग को, मतलब आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी कोडिंग जो भी हो रही है उसमें यहाँ पे डेटा एंटर करता जाएगा। तो ये डेटा ड्रिवन कॉन्सेप्ट का काम कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि हमको कंपनी ने एक एक्सेल शीट दे दी, उस एक्सेल शीट में हमारे पास बहुत सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है। तो उन्होंने जो एक्सेल शीट हमको प्रोवाइड करी उसमें भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे एक डेटा पड़ा हुआ है। ये आईडी हो गई, यहाँ पे यूजर नेम हो गया, और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड हो गया, राइट। तो हम 1 बाय 1 यहाँ से सारा डेटा निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप, और ये सारा का सारा डेटा हमारे पास एक इस बॉक्स में चला जाएगा, एक इस बॉक्स में चला जाएगा। तो कितना डेटा हमारे पास होगा इस शीट के अंदर? 50 डेटा होगा। तो बार बार आप मैनुअली अगर इस काम को करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि हम इसको ऑटोमेशन स्क्रिप्ट से करें, ताकि हमारा टाइम बच जाएगा। एज अ टेस्टर, मैनुअल टेस्टर अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो एक एक डेटा उठा के आप कॉपी पेस्ट करोगे, फिर यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, राइट। इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि हम एक इटरेटिव कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, एक लूप डेवलप कर लें, जिसमें हमारे पास एक्सेल शीट में बहुत सारा डेटा है। अब इस सारे डेटा को निकाल के हम 1 बाय 1 यहाँ पर पोस्ट करते जाएंगे। तो आपका यहाँ पर काम कौन कर रहा है? एक ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट यहाँ पे काम कर रही है। आप नहीं काम कर रहे हो, आपने बस एक स्क्रिप्ट बनाई। अब वो स्क्रिप्ट इंटरनली रन करेगी। 1000 डेटा होगा तो ये 1000 टाइम ये डेटा आपका पोस्ट होता रहेगा इसके अंदर। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा कि एज अ टेस्टर आपके ऊपर रिलायबिलिटी रहेगी, राइट। आपको खुद से नहीं करना है, आपको एक स्क्रिप्ट डेवलप करके उससे काम कराना है, मशीन से काम कराना है। तो मशीन कब काम करेगी? जब आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगी। तो किसका पार्ट बन गया? ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का बन गया,
ठीक है, पाथ टेस्टिंग का बन गया, लूप टेस्टिंग का बन गया। अगर यहाँ पे कोई कंडीशन लगानी है कि फॉर एग्जांपल कोई ब्लैंक हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो एक इफ और एल्स की ऐसी कंडीशन बनाई जा सकती है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी ब्लैंक डेटा आ जाए तो उसको स्किप कर दे, वो वाला पार्ट हमारा स्किप कर दे, या उसकी जगह पर एक रैंडम डेटा हम यहाँ पे पोस्ट कर दें, ताकि हमारे पास एरर नहीं है। लूप चलना स्टार्ट किया और वहां पे अगर ब्लैंक एरर आ जाएगा तो हमारी कोडिंग हो जाएगी या बंद हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन पे, कि जो डेटा हमारे पास यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उसके लिए हम यहाँ पर एक स्टैटिक डेटा बाय डिफॉल्ट विद द हेल्प ऑफ इफ और एल्स की कंडीशन के थ्रू उसको फ्लो करा दें, ताकि वो डेटा हमारे पास वहां पर जाता जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में काम करते हैं। तो जब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम लोग करेंगे तो उस तरीके के हम कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप करके देख लेंगे कि कैसे एक एक्सेल शीट को यहाँ पे अटैच करना है, और जो एक्सेल शीट हम अटैच करेंगे उसका डेटा कैसे निकाला जा सकता है और उसमें कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गए, पार्ट टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे इफ और एल्स की होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग कि जब भी हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पे एक इफ और एल्स की कंडीशन बनाई जाती है। जैसे हमारे पास इफ की कंडीशन हो गई a लेस देन b, कि क्या a लेस देन b है, यानी कि a की वैल्यू b से छोटी है या a की वैल्यू b से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो हम उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही पार्ट हमारे पास किसके होंगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के होंगे। तो कभी भी आप लोग काम करोगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, ऑटोमेशन टेस्टिंग में, तो डेफिनेटली आपको कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग में काम नहीं आएगा लेकिन ऑटोमेशन टेस्टिंग में इसका बहुत काम आएगा आपको। राइट, ये 3 स्टेप्स क्लियर हो गए, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? वंशिका? यस सर, क्लियर। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग फ्रॉम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी हमारे जो होगी, और कंप्यूटर के अंदर जो स्पेसेस होता है, जो मेमोरी होती है, जो हार्ड ड्राइव्स होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, वो सब बहुत लेस मेमोरी में यूज होते हैं, यानी कि बहुत कम हम लोग यहाँ पर मेमोरी का यूज करके बहुत ज्यादा अपना आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका इससे कोई रिलेशन है नहीं कि मेमोरी हमारे हाथ में और हम उसको कम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें। आपको जितना कोड दिया जा रहा है, मेमोरी ऑटोमेटिक उस हिसाब से वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और अपने हिसाब से जितना उसको स्पेस चाहिए होगा बाय डिफॉल्ट वो एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, इट्स बेस्ड ऑन द व्हाट, डेटा बेस टेस्टिंग। राइट, हमारे पास किससे रिलेटेड है, डेटा बेस टेस्टिंग से या एपीआई टेस्टिंग से हमारे पास रिलेट होती है। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। राइट, ऐसे भी आप यहाँ पे समझा सकते हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज कॉल्ड अ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब ये क्यों हम लोग यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? इसका रीजन ये है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास व्हाइट बॉक्स की कोडिंग, मतलब कोडिंग का नॉलेज उनके पास बहुत अच्छा है। राइट, कोई बीटेक बीसीए करके चला गया कंपनी के अंदर काम करने के लिए, यानी कि उसको कोडिंग की स्किल्स अच्छी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस उसको नहीं समझ में आ रहा हम कैसे करेंगे। उसको आइडिया है, उसको नॉलेज है, उसको बग्स निकालना है, लेकिन उसको एपीआई टेस्टिंग नहीं आती। तो एपीआई टेस्टिंग या डेटाबेस टेस्टिंग उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 8-10 दिन 15 दिन के अंदर वो सीख जाएगा। राइट, तो जिसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है, जिसको ग्रे बॉक्स टेस्टिंग आती है, वो सॉरी जिसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आती है, जिसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आती है, वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बहुत इजी तरीके से कर सकता है। तो इसीलिए ग्रे बॉक्स टेस्टर जितने भी होते हैं उनकी कोई स्पेशली डेजिग्नेशन निकाल के कंपनियां जॉब रोल्स नहीं प्ले करती कि भाई आपको ग्रे बॉक्स आता है यानी कि आपको एपीआई टेस्टिंग आती है तो हम सिर्फ आपको एपीआई टेस्टिंग के लिए रखेंगे, ऐसा नहीं होता है। कंपनियों की डिमांड ये होती है कि अगर आपको ब्लैक बॉक्स पे अच्छा आइडिया है तो हम आपको व्हाइट बॉक्स पे पहले मूव करेंगे। आपको व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स बहुत अच्छे से आता है
तो हम आपको ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के ऊपर एपीआई टेस्टिंग की जो टीम है उनके साथ बैठा देंगे, आप उसके साथ काम सीखो, क्योंकि आपके पास अच्छी नॉलेज है, आप कोडिंग करके भी टेस्टिंग कर सकते हो। तो जावा स्क्रिप्ट का जितना भी कोड होता है, जावा स्क्रिप्ट्स का यूज करके आप यहाँ पे अपने लिए एक अच्छे अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकते हो, राइट। तो वो कब होगा, जब हमारे पास ग्रे बॉक्स टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ काम कंपनी प्रोवाइड करेगी, ये तब होगा, राइट। सिंपल इजी। तो बेसिकली अगर आप काम करने जाते हो कंपनी के अंदर, तो उनकी जो मेजर प्रायोरिटी होती है, वो लोग किसके लिए हायर कर रहे हैं, या तो मैनुअल बहुत अच्छा आना चाहिए, या तो आपको ऑटोमेशन बहुत अच्छा आना चाहिए, राइट। ऑब्वियसली अगर आपको बस ऑटोमेशन की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैनुअल तो आपको आता होगा, तभी तो आप ऑटोमेशन पे स्विच करना चाह रहे हो। यू गॉट माय पॉइंट। तो ये वाला जो पार्ट आपके पास होता है, ये हम लोग जनरली हर एक कैंडिडेट्स में देखते हैं। ग्रे बॉक्स वाला जो पार्ट होता है, वो हम ये अज्यूम करते हैं कि कैंडिडेट्स को अगर थोड़ा बहुत भी डेटाबेस का पार्ट आता है, तो वो अगर हमारी टीम मेंबर्स के साथ बैठेगा, या हम उसको अगर इनहेंस करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, कुछ ट्यूशंस लगवा दें, कुछ वीडियोस ट्यूटोरियल्स उसको दे दें, तो डेफिनेटली वो इतना काम कर लेगा। तो इसलिए ग्रे बॉक्स टेस्टर के लिए अलग से वैकेंसी कंपनी नहीं निकालती है। हमेशा वो क्या करते हैं, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के लिए वैकेंसी निकालते हैं, और ग्रे बॉक्स अगर उनको नहीं भी नॉलेज है, तो वो एज्यूम करके रखते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हो तो हम आपको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे देंगे, और आपका पैकेज भी फिर वहां से बढ़ जाएगा, राइट। ब्लैक बॉक्स तो आपको पता ही है, ये हमारा मैनुअल टेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, स्टेट ट्रांजिशन। इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग एक पार्ट और डिस्कशन कर लेते हैं, जो लास्ट टाइम पे मैंने आपको क्वेरी दी थी, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, याद है? यूनिट टेस्टिंग बताया था मैंने आप लोगों को, यस सर। यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, राइट। तो मेरे को बताओ व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को? सर इंडिविजुअल यूनिट्स को चेक करते हैं और डेवलपर करते हैं ये। और कुछ? बस, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग ऑब्वियसली जनरल सा पॉइंट है कि हम लोग स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ कोड की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे बता सकते हो, सिंगल सिंगल कोड की टेस्टिंग करना, स्मॉल स्मॉल यूनिट ऑफ कोड की टेस्टिंग करना, ये हमारे पास यूनिट टेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा, राइट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, इंटरकनेक्शंस देखेंगे, इंटर कनेक्शंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लेना, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग भी करता है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करता है, गॉट इट। जब आप सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हो, तो उसमें यूनिट टेस्टिंग भी होता है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी होता है। पहले तो ये समझो कि सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता क्या है। इट इज कॉल्ड एंड टू एंड टेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, एंड टू एंड टेस्टिंग। एंड टू एंड का मतलब पता है क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सब कुछ टेस्ट करना है। स्टार्ट टू एंड आपको सब कुछ टेस्ट करना होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब स्टार्टिंग से लेके एंड तक में हमारे पास कितने पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे सबसे पहले आपके पास आता है GUI, आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को टेस्ट करते हो। सेकंड आपके पास यहाँ पर आता है कोड। अब कोड तो आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग डेटाबेस ऐसे कर सकते हैं कि डेटाबेस की टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। कंपोनेंट्स की टेस्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ बचा इसमें, GUI टेस्टिंग हो गया, कंपोनेंट टेस्टिंग हो गया, डेटाबेस टेस्टिंग हो गया। इंटरनली ऑब्वियसली हमारा कनेक्ट रहता है, तो
यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी हम लोग साथ में टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपके पास क्या हो सकता है? मैंने आपको एक वेबसाइट दी जिसका नाम है medication.com। मैंने आपको बोला आप इसको टेस्ट करना स्टार्ट करो, राइट, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करो। तो आप सबसे पहले किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो? इसके GUI के साथ। ये फ्रंट पेज आपके पास ओपन हो रहा है, राइट। तो आपका जो देखने का नजरिया है, जो आप एक वेबसाइट में फील करते हो, वो क्या होता है? अट्रैक्टिव होना। तो क्या ये वेबसाइट इतनी अट्रैक्टिव दिख रही है? अभी तो नहीं दिख रही, ठीक है। चलो होम पेज पे क्लिक करते हैं। अब कुछ वेबसाइट दिख रही है, अब फिर भी हमारे पास वेबसाइट में कुछ दिख रहा है, कुछ डेटा, कुछ कंटेंट हमको यहाँ पे विजुलाइज हो रहा है, ठीक है। तो आप जब भी किसी भी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते हो, उसकी टेस्टिंग करने के लिए जाते हो, तो सबसे पहले हमारे पास वहां पे पॉइंट क्या होता है? GUI की टेस्टिंग करना। तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करो या यूनिट टेस्टिंग करो या इंटीग्रेशन टेस्टिंग करो, तो पहला पॉइंट जो हमारे पास है ना GUI टेस्टिंग वाला, वो सब जगह ऑलमोस्ट सेम रहता है, राइट। इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करोगे तो सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा GUI टेस्टिंग, जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से विजुलाइज होगा। आप Amazon ओपन करोगे तो आप देखोगे उसका लुक, उसका इंटरफेस कितना अट्रैक्टिव है। आ रहा है कुछ? कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से लिखा हुआ, आपको विजुलाइज बहुत क्लियर हो रहा है, ठीक है। जहां डार्क होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, वो सब डार्क एंड बोल्ड में लिखा हुआ है। तो हर चीज आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से विजुलाइज हो रही है, ठीक है। तो एज ए यूजर आपका माइंडसेट क्या करता है? वो कहता है कि यार फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आप फ्लिपकार्ट को यहाँ पर ओपन करते हो तो आपके माइंड में एक स्ट्रेटजी बनती है कि नहीं यार फ्लिपकार्ट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो ज्यादा अच्छी है, Amazon ज्यादा अच्छी है, जल्दी ओपन हो जाती है, उसका लुक, उसका इंटरफेस बहुत अच्छा है देखने में। तो लोगों का अपना नजरिया है देखने का वेबसाइट का, वो अब चेंज हो गया है। देखो इसमें ये आ रहा है, लॉगिन पेज पहले आ रहा है, इसमें लॉगिन पेज आ रहा था, नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि पहले आप हमारे वेबसाइट पे आओ, उस वेबसाइट में आके आपको जो डेटा यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तब तक हम आपसे किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल करवाएंगे। इसने आते ही आपको क्या दे दिया था? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे दिया। तो बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं कि बताओ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले दे दिया, हमें तो नहीं भरना है। भले इसमें ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बट फिर भी एक बार उनके माइंड में आ गया कि रजिस्ट्रेशन पेज इसमें पहले आ रहा है और उसमें नहीं आ रहा था, तो हम किस वेबसाइट को ज्यादा पहले फोकस करेंगे? Amazon को फोकस करेंगे। इसका कलर, उसका देखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, इसका क्या है? थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, ठीक है, Amazon का। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एज अ टेस्टर के लिए, कि आपको एज अ टेस्टर ये बताने की क्या वो वेबसाइट इतनी आई कैचिंग लग रही है जितना आप उसके ऊपर ध्यान दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। एज अ यूजर उसके ऊपर जब आप आओगे तो क्या उसके ऊपर आप रुकना पसंद करोगे, होल्ड करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? तो यहां से आपकी स्टार्ट हो जाता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। चलो अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर, देखो क्या है। The system integration testing is a high-level software testing phase performed to verify that multiple software systems or models interact correctly and combine the combinations। तो ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो तो इसमें मॉडल्स या मॉड्यूल्स पे फोकस किया जा रहा है, राइट। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, यानी कि उसका जो वर्कफ्लो है उसके ऊपर भी बात की जा रही है, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये क्या कह रहा है? द 4 कॉमन टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग या सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बिग बैंग टेस्टिंग, टॉप टू डाउन अप्रोच, नहीं ये तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे ही चला जाएगा फिर पूरा।
इसमें टैब्स नहीं है, हाँ ये है जो मेन चीज आपको दिखानी थी, वो यहाँ इन्होंने लिखी हुई है। एंड टू एंड फंक्शनलिटी की टेस्टिंग करना, वैलिडेट द कंप्लीट बिजनेस लॉजिक एंड वर्कफ्लो such as an e-commerce order flow from login to shopping। तो ये इसमें क्या बताया कि अब जब आप एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे तो उसमें एंड टू एंड फंक्शनैलिटी पे फोकस होगा, और एंड टू एंड फंक्शनैलिटी में क्या होगा, कंप्लीट बिजनेस लॉजिक आपको इंटरनली चेक करना है, उसका वर्कफ्लो आपको चेक करना है, और साथ में ई कॉमर्स में आपको ये देखना है कि उसमें लॉगिन से लेके किसी शिपिंग तक या कोई शॉपिंग आपने करी है तो वो घर तक डिलीवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो पूरा एक वर्कफ्लो आपको टेस्ट करना है। इसको ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग में और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कोई फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग? बताइए, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? सर सिस्टम इंटीग्रेशन में पूरा एंड टू एंड होते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और इंटीग्रेशन में मतलब जितने पेजेस अभी तक इंटीग्रेट हुए हैं उनकी होगी। ठीक है। टेस्टिंग में आपने को अगर एक पेज दिया गया टेस्ट करने के लिए, राइट, फॉर एग्जांपल आपको मैंने सिर्फ लॉगिन पेज दिया टेस्ट करने के लिए, या रजिस्ट्रेशन पेज दिया, या शॉपिंग करने के लिए कोई पेज दिया, तो आप केवल उसी पेज की ही वहां पे टेस्टिंग करोगे। गॉट इट? तो आपके पास जो माइंड में स्ट्रेटजी चल रही है वो किसके रिगार्डिंग चल रही है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। हमारा जो पेज है वो जितना हमको बोला गया हम उतनी टेस्टिंग यहाँ पे करेंगे, वो हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपके पास सिनेरियो कितना है, आप उसमें जितना आप टेस्ट कर सकते हो वो सब इंप्लीमेंट कर दो, जितने मॉड्यूल्स उसमें दिए सब मॉड्यूल्स आप 1 बाय 1 टेस्ट कर लो, जितने पेजेस आपको दिख रहे हैं वो सब चेक कर लो, जितना जीयूआई पार्ट आपको दिख रहा है वो देख लो, राइट। तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या आ जाएगा, आपके पास थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा टेस्टिंग करने का तरीका। गॉट इट? तो आपके लिए ज्यादा टफ टास्क किसमें है? सिस्टम इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है, कम है। आपने टेस्टिंग करी किसी पेज की, इट्स ओके, लेकिन अगर सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे अगर आपको ले जा रहा है, मतलब आपको बहुत सारी चीजें वहां पे ध्यान में रख के टेस्ट करना, ठीक है। तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, एंड टू एंड टेस्टिंग करनी होती है, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे सिनेरियो को टेस्ट करना होता है, जिसमें हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वर्क फ्लो। किसी भी एप्लीकेशन का वर्क फ्लो अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर वर्क फ्लो आपको क्लियर नहीं है तो आप उस एप्लीकेशन की टेस्टिंग नहीं कर सकते, राइट। कंपोनेंट टेस्टिंग हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है कि बटन पर क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस क्या होगा। किसी में डेटा पे क्लिक कर रहे हैं तो उसमें इनपुट देने के टाइम पे हमको क्या रखना है, पासवर्ड बोला है तो पासवर्ड ही रखना है। ऐसा तो नहीं, पासवर्ड में भी वहां पे होता है कि कुछ जगह पे आपने देखा होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, कहीं पर उसमें स्पेशल सिंबल डाले जा रहे हैं, कहीं पे उसमें न्यूमेरिक कीवर्ड सेट कर रहे हैं। तो ये आपको वहां पर स्ट्रेटजी को ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, राइट। ये प्रोसेस आपका किसमें हो जाएगा, कंपोनेंट टेस्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे हो रही है एप्लीकेशन के अंदर, ऐसे हो रही है। देखो ये पेज है हमारे पास, ये एक सिंगल कंपोनेंट्स है, ठीक है, या इसको ले लो, ये एक सिंगल कंपोनेंट्स है। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल बुक्स को सिलेक्ट किया, बुक्स को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तो टेस्टिंग नहीं हुई, मैंने तो सिर्फ एक कंपोनेंट यहाँ पे चेक किया है। अब बुक्स के हिसाब से ही हमको यहाँ पे डेटा फिल्टर मिलना चाहिए। अब जब आप बुक को सिलेक्ट किया, यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, यानी कि इस बुक का इंटरकनेक्शन किसके साथ है, इस पर्टिकुलर बटन के साथ है। और बटन में जो भी हमारे पास फिल्टर्स जा रहा है सर्वर के ऊपर, वो यहाँ पे उस हिसाब से डेटा हमको फेच करके दे दे रहा है, राइट। तो ये हमारे पास काम किसका हो गया, ये हमारे पास एक कंपोनेंट की टेस्टिंग हो गई दूसरे कंपोनेंट के साथ मिलकर, गॉट इट। तो ये भी हमारे पास इस तरीके से अलग अलग तरीके की टेस्टिंग जब आप करोगे
तो आपको ध्यान रखना है कि हम सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट भी कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन भी चेक कर रहे हैं, हम यूनिट भी चेक कर रहे हैं। एक सिंगल बटन पे क्लिक कर रहे हो वो यूनिट टेस्टिंग हो गया, आप दो चीजों को मिला के काम कर रहे हो तो इंटीग्रेशन हो गया। आपने इस पे क्लिक करने के बाद बॉटम में आप आ गए और फिर आपको लगता है कि यार ये ज्यादा अच्छी, इसको हमको स्टडी करना चाहिए, फिर आप इसको परचेज के बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये जितना प्रोसेस आपका होता चला जा रहा है ये सब इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पार्ट है। तो इसमें किसकी रिक्वायरमेंट आ रही है? फ्लो की, राइट? इसका फ्लो अगर बहुत अच्छे से क्लियर है देन यू कैन इजी टू टेस्ट द एप्लीकेशन। गॉट इट? तो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे काम कर रहा है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, यस। आमिर, आपको क्लियर है? तो आमिर, audible me? ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? स्क्रीन शो हो रही है? हाँ सर, हो रही है। ठीक है, ओके। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, टाइप्स ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सर अब नहीं हो रही है स्क्रीन शेयर। नहीं हो रही? अब देखो, विजिबल है? यस सर, अब विजिबल है। ठीक है। ये आपके पास जो पार्ट आ रहा है ये हमारे पास सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का है। इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी यूज किया जाता है, ठीक है? अगर आपसे कभी कोई कहता है कि व्हाट इज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग और उसके टाइप्स बताओ तो आप ये बता सकते हो, जैसे बिग बैंग टेस्टिंग है, टॉप टू डाउन अप्रोच है, बॉटम टू अप अप्रोच है, सैंडविच टेस्टिंग है। तो ये चार अलग अलग तरीके की टेस्टिंग हमारे पास होती है। तो बिग बैंग टेस्टिंग का मतलब क्या है? ऑल द डेवलप्ड मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड simultaneously and tested as a single unit, right? तो जब हम किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं तो हम उसमें जितने भी मॉड्यूल्स होंगे, जितने भी मॉड्यूल्स डेवलपर ने डेवलप किए होंगे वो सब हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक साथ वन बाय वन चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो एक पेज को चेक किया, फिर दूसरे पेज को चेक किया, फिर तीसरे पेज को चेक किया, एक साथ मल्टीपल पेजेस आप वहां पे चेक कर सकते हो, या फिर आप सिंगल सिंगल पेजेस को भी वहां पे आप चेक कर सकते हो। ये इसको हम लोग बिग बैंग टेस्टिंग कहते हैं, राइट? इट इज द बेस्ट सूटेड फॉर द स्मॉलर सिस्टम्स और व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर कंप्लीटेड एट द सेम टाइम। तो जो भी हमारे पास वहां पे बेस्ट सूट का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा जब हमारे पास होता है तो हम उसको सूट कहते हैं। तो स्मॉल स्मॉल पार्ट में या स्मॉल स्मॉल सूट्स में हम एप्लीकेशन की वहां पे टेस्टिंग करते हैं। व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर कंप्लीटेड एट द सेम टाइम, जब एक ही टाइम पे बहुत सारा डेटा हमारे पास वहां पे टेस्ट होके या हमको मिल जाता है तो हम उसको चेक करना स्टार्ट करते हैं, राइट? टॉप टू डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि टॉप से लेके बॉटम तक आपको टेस्टिंग करनी है। देखो इसमें कीवर्ड लिखा हुआ है स्टेप्स। ये मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम बताया भी था कि जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हाई लेवल मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं, मूव डाउन, टॉप से बॉटम की तरफ हम लोग आते हैं, राइट? तो वो हमारे पास स्टेप्स का केस हो जाता है। जैसे हमारे पास ये होम पेज है, ये हमारे पास अबाउट पेज है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट अस पेज है, यहाँ पे हमारे पास लॉगिन है, फिर रजिस्ट्रेशन है, फिर इंडेक्स पेज है, या फिर एक और कोई हमारे पास गैलरी पेज है। तो अब इसमें हमारे पास क्या हुआ कि हमने होम पेज पे क्लिक किया, अबाउट पे क्लिक किया, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, अब आगे वाला पेज हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट? ये कहीं मिसिंग है। तो ये
टॉप से बॉटम की तरफ जब आप मूव करते हो और बीच में कोई एक ऐसा पेज जो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टेबल नहीं है या बना हुआ नहीं है या डेवलप नहीं है, टेस्टर ने सही तरीके से उसको वर्क नहीं कराया है, तो वो हमारे पास यहाँ पे कैसा पेज आ जाएगा, वो हमारे पास स्टेप्स का काम करेगा कि हमारे पास टॉप से लेके बॉटम तक के अप्रोचेस के अंदर इस तरीके की गलतियां, इस तरीके की मिस्टेक्स हमारे पास हो जाती हैं। तो उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को कैसे बचाया जा सकता है? उनको तभी बचाया जा सकता है जब हम उसमें अच्छे तरीके से फ्लो को टेस्ट करके काम कर पाएंगे, राइट? तो कभी अगर आपसे पूछा था व्हाट इज स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब क्या होता है? स्टेप्स का मतलब ये होता है कि टॉप से लेके बॉटम तक में अगर हम एप्लीकेशन की हायरार्की वाइज उसको टेस्ट कर रहे हैं और इन केस में कोई भी एक ऐसा पार्ट है जो अच्छी तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया गया है, कहीं डेवलपर ने मिस कर दिया है, तो वो हमारे पास स्टेप्स का पार्ट कहला जाएगा, राइट? इसी तरीके से एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव। देखो ये लिखा है ना, ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या है? बॉटम टू अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, लो लेवल टेस्टिंग करते हैं, बॉटम से लेके अप तक की हम, तो इसमें हमें बीच में अगर कहीं कोई पार्ट है इसमें डेवलपर ने कुछ मिस्टेक्स कर रखी है, तो ये फ्लो पे काम कर रहा है। फ्लो, यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है? फ्लो पे फोकस किया जा रहा है कि टॉप से बॉटम के फ्लो पे आपके पास एरर्स आ रही है या टॉप के फ्लो पे आपके पास एरर्स आ रही है। जिस पे ज्यादा आपके पास एरर्स मिल रही होंगी वो इस ट्राई में, ये हमारे पास टेस्टिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग के पार्ट में आ जाता है, ठीक है? एक हमारे पास यहाँ पे होता है हाइब्रिड टेस्टिंग। हाइब्रिड टेस्टिंग, इसका क्या मतलब होता है? एक बार रीड कर लो। To down and bottom to up approaches, higher and lower layers are tested simultaneously, right? A common top to down approach and bottom to up approach as मैनुअल की भी टेस्ट किया और ऑटोमेशन भी टेस्ट किया, राइट? दोनों अप्रोच अगर आप वहां पे यूज कर रहे हो वो भी सैंडविच टेस्टिंग का पार्ट कहलाता है, ठीक है? जैसे Amazon के एक पार्ट में आपने मैनुअल टेस्टिंग एप्लीकेबल कर दी, दूसरे पार्ट में आपने ऑटोमेशन कर दिया, अपने को बहुत सारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को टेस्ट करना पड़ रहा है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है और एग्जीक्यूशन प्रोसेस बहुत ज्यादा है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? कुछ पार्ट उसका मैनुअली टेस्ट कर सकते हैं और कुछ पार्ट हम उसका ऑटोमेशन से टेस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हमारे पास काम आएगा तो वो हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड टेस्टिंग या सैंडविच टेस्टिंग का पार्ट कहलाता है। तो भी कह सकते हो कि टॉप टू बॉटम अप्रोच है या फिर बॉटम टू टॉप अप्रोच पे काम हो रहा है, तो भी वो सैंडविच टेस्टिंग है। मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, तो भी सैंडविच टेस्टिंग है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कुछ पार्ट आपके पास आ रहा है कि एक एप्लीकेशन में उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों टेस्ट करना है, जैसे गेम टेस्टिंग होती है, तो गेम टेस्टिंग में क्या होता है कि उसके हार्डवेयर बहुत हाई डेफिनेशन के होते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया वो उसी तरीके से डेवलप किया गया ताकि उसके हार्डवेयर उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक कर पाए। ऐसा कुछ अगर आपके पास सिनेरियो होगा तो वो भी आपके पास हाइब्रिड टेस्टिंग का ही पार्ट कहलाएगा, राइट? इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है आमिर, अभी तक जितना बताया उसको कुछ यस सर, समझ में आ रिवाइज गया। कर दे रहा हूं। लेकिन ये एक हाइब्रिड टेस्टिंग में जैसे आप कह रहे हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डाउन टू अप अप्रोच एंड अप टू डाउन अप्रोच, तो मतलब एक ही बार में दोनों वो करेंगे हम? हाँ, एक बार में एप्लीकेशन में दोनों सिनेरियोज मिल सकते हैं। कुछ पार्ट आपका टॉप टू डाउन अप्रोच में चेक किया जा रहा है, कुछ पार्ट आपका बॉटम टू अप अप्रोच में चेक किया जा रहा है, राइट? तो वो हो सकता है। और सच बताऊं तो जब टेस्टिंग करने बैठते हैं भाई, तो
इतना किसी को ध्यान नहीं रहता, डाउन चल रहा है बॉटम टू, राइट। कंपनी के अंदर जब काम करने के लिए दिया जाएगा तो उन्होंने बोल दिया आज आपको लॉगिन पेज की टेस्टिंग करनी है। अब लॉगिन पेज तो सेंटर में होगा, ठीक है। पहले आपके पास होम पेज आया, होम पेज के बाद फिर आपके पास किसी बटन पे क्लिक करने, फिर उस बटन को क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पेज तक पहुंचे, राइट। अब चाहे आप इसको टॉप टू बॉटम ही अप्रोच तो मानोगे, क्योंकि हम इंडेक्स पेज से ही तो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इंडेक्स पेज के दो या आप इसको होम पेज के दो, इंटरव्यू पर ठीक है ना। तो ये हमारा पूछा जा सकता है। इंटरव्यू इस तरीके से जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, हमको किसी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी होगी तो हमको फ्लो बताया जाएगा कंपनी के अंदर। तो जो फ्लो हमारे पास होगा वो डेफिनेटली इंडेक्स पेज से ही निकल के आता है। कोई भी एप्लीकेशन ऐसे नहीं होगी जो इंडेक्स पेज से नहीं निकल के आ रही है। मिड पार्ट आपको दे दिया, हाफ एप्लीकेशन आपकी टेस्ट हुई, हाफ एप्लीकेशन आपकी कहीं और से टेस्ट होगी। ऐसा कुछ अगर आपके पास सिनेरियो बनता है तो आपको करना पड़ जाता है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू एप अप्रोच, राइट। एक पार्ट और इसका है, इन लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, ये बहुत पूछा है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, पता है कुछ इसके बारे में? सर अल्फा टेस्टिंग वो होती है जो मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, और बीटा होती है जो टेस्टर्स करते हैं या फिर उसके फेमिलियर कोई डेवलपर के। रीड करो जरा इसको। दो फाइनल स्टेजेस होती है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये वाली लाइन रीड करो, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। मतलब पब्लिक करने से पहले उसको एक बार पूरी तरह बाय द ऑर्गेनाइजेशन चेक करना, तो अल्फा टेस्टिंग, ओके, राइट। तो हु इज द अल्फा टेस्टर? आप ही तो होगी अल्फा। करेक्ट। मतलब उसमें तो पूरी टीम ही इन्वॉल्व होती होगी ना। हाँ, पूरी टीम ही है, टीएल, डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो वो अल्फा कौन होगा? जो क्लाइंट है, क्लाइंट अपने हिसाब से किसी एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है, वो बीटा टेस्टर होगा। अच्छा, मतलब तो एक अल्फा बार टेस्टर फर्स्ट टाइम हमारी ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट करेगी और फिर हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेंगे उसको, तो जब क्लाइंट टेस्ट करेगा क्लाइंट भी टेस्ट करेगा, वो बीटा टेस्टिंग। तो वो रिलीज फेज नहीं होगा, बिफोर रिलीज एप्लीकेशन की टेस्टिंग होती है मार्केट से रिव्यू लेने के लिए कि भाई हमारे पास जो है, जो अभी भी कोई निगेटिव इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो हम लोगों ने सही से टेस्ट ना किया हो, या क्लाइंट हो के मुझे चेक करना कि क्या लोग पसंद कर रहे हैं, उसको मार्केट में लॉन्च कर दूं, फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन ना बचे, राइट। तो क्लाइंट क्या करता है, छोटा सा पार्ट करवाता है, उसको मार्केट में लॉन्च करता है। तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े पार्ट के ऊपर काम किया जाता है, फिर वो प्रोडक्ट एक दिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। तो अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट कब है? रिलीजिंग से यूजर के एक्सेप्टेंस के टाइम पे ये बात आती है कि ठीक है हमारा प्रोडक्ट बन गया, अब उनको शेयर करना है कि सारे फंक्शनल पार्ट बहुत अच्छे से चलने चाहिए, प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट विंडोज पे चल रहा है, लिनक्स पे नहीं चल रहा है या मैक पे नहीं चल रहा है, सब जगह प्रॉपर तरीके से स्टेबल होना चाहिए, राइट। जो मीट है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, वो प्रॉपरली
मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसा ना हो कि उसकी रिक्वायरमेंट ही मैच नहीं कर पा रही, दिक्कत की बात है ना। तो क्लाइंट हमारे हर चीज को पहले जज करेगा, और इसीलिए एजाइल मैथोलॉजीज पे वाटरफॉल मॉडल का यूज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें 2-2, 3-3 महीने, 1-1 साल तक क्लाइंट के साथ मीटिंग ही नहीं होती है। अब जब मीटिंग नहीं होगी, जब एप्लीकेशन रिलीज मोड में चला जाएगा या फिर आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो एजाइल मैथोलॉजीज के अंदर ये चीज थी कि हर वीक मीटिंग होगी क्लाइंट के साथ, या हर 3rd डेज मीटिंग हो जाएगी। तो इसमें बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है, टेस्टर को भी मिलता है, डेवलपर को भी मिलता है, क्लाइंट को भी मिलता है। क्लाइंट को ये पता रहता है कि मेरा प्रोजेक्ट कितने % अभी तक डेवलप, टेस्टर को पता रहता है कि मेरी गलतियां जो थी वो क्लाइंट ने देखी है, मेरा काम देखा है, मुझे अप्रेजल अगर मिलेगा तो डेफिनेटली मेरे काम पे ही मिलेगा, डेवलपर को ही पता है मेरे काम पे ही मिलेगा, राइट। तो कंपनी को तो हमको काम करके देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ टीम मेंबर्स हमको अपने अच्छे तरीके से लॉन्च भी करवाना है, ये भी हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी। जब आप अपने रिज्यूमे में लिखते हो ना कि योर रोल्स एंड आपने क्या किया, तो आप बताओगे मैंने 10 वेब एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से लॉन्च करवाई हैं, तो वो लिखने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि ठीक है चलो इसकी 1-2 एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, फिर एट ए टाइम आपके सामने वो एप्लीकेशन करके चेक की जाएगी कि देखिए इसमें कोई बग्स तो नहीं है। हो सकता है वही एप्लीकेशन क्लाइंट आपको जो भी मतलब जिस जहाँ पे भी इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हो नेक्स्ट टाइम, तो वो आपसे कह देंगे ठीक है आपने यहाँ पे कौन कौन सी गलतियां आइडेंटिफाई की थी मुझे तो बताओ, या ये एप्लीकेशन काम क्या करती है इसका वर्कफ्लो बताओ। तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग इज द फेज ऑफ द फॉर्मल टेस्टिंग, ये फर्स्ट फेज होता है हमारे पास फॉर्मल टेस्टिंग का, परफॉर्म बाय द स्टाफ। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, सिर्फ टेस्टर के बारे में बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे डेवलपर्स भी है और यहाँ पे टेस्टर भी है, दोनों मिलके आपस में काम करते हैं। बीटा टेस्टिंग हमारे पास क्या है, द बीटा टेस्टिंग इज अ क्रिटिकल प्री-रिलीज फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। प्री रिलीज फेज, रिलीज होने से पहले बहुत बार हम अपने एप्लीकेशन को चेक करते हैं, वेयर अ नियरली फिनिश द प्रोडक्ट टिपिकली 90 to 90% completed is released to the representative group evaluation। तो अगर हमारा सैंपल बहुत अच्छे से हम एज अ टेस्ट हो गई तो उसको फिर रिलीज कर दिया जाता है। तो पहले क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का एक छोटा सा पार्ट आपसे डेवलप करवाएगा, पूरी एप्लीकेशन एक साथ नहीं बना के लॉन्च करेगा क्योंकि उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, टेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और रिलीज होने में बहुत टाइम लगेगा, तो उसको मार्केट से इनपुट्स नहीं मिल पाएंगे। वो एक ऐसा पार्ट डेवलप करके मार्केट में लॉन्च करेगा कि देखिए अच्छा लोग हमारे पास क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे पास रिव्यूज इसका क्या दे रहे हैं, तो वो रिव्यू लेने के लिए मार्केट में थोड़ा पार्ट बना के लॉन्च कर देता है। फिर अपने टीम मेंबर्स को बोलता है, जैसे मार्केटर है तो उसको बोलेगा कि ठीक है इसको जाओ और इसको प्रमोट करो कि भाई ये हमारी एप्लीकेशन इस तरीके से काम करती है। अब लोगों के पास जितनी एप्लीकेशन मूव करती है उसके पास राइट इनपुट और रॉन्ग इनपुट्स उसके पास आएंगे, फिर वो अगला बेस पे लेता है। थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट होल्ड कर दिया जाए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अभी उस फेज में है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करें, रिव्यू ले लें, फिर कैसा बनना चाहिए या हमें अभी इसी में ही काम करना है, इसी के ही गलतियों को पहले चेंज करना है, उस पर डिपेंड है। तो क्लाइंट जैसा बोलेगा फिर आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, राइट। तो अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग ये दो पॉइंट जो हैं ये दोनों हमारे पास डिपेंड करते हैं क्लाइंट के हिसाब से। क्लाइंट बोलेगा तो आप आगे उस पर काम करोगे, क्लाइंट नहीं बोलेगा तब तक आपको किसी और शिफ्ट कर दिया, राइट। तो ये मतलब बीटा टेस्टिंग ही डिप्लॉयमेंट पार्ट होता है? बीटा टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट नहीं होता, डिप्लॉयमेंट बाद में होता है। बीटा का डिप्लॉयमेंट हो गया एज अ टेस्टर, एज अ डेवलपर, एज अ क्लाइंट, आपको पता है ये बीटा टेस्टिंग में, लेकिन एज अ यूजर मुझे नहीं पता कि ये बीटा टेस्टिंग में।
गॉट इट? मुझे क्या पता कि भाई कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च करवाने के लिए जो बात कर रखी है वो किस तरीके से कर रखी है। आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते समय आपको देखो कभी भी ऐसा न्यू कॉफी लॉन्च हुई है, राइट? तो सर ये देखिए कॉफी टेस्ट करके देखिए और इस कॉफी का टेस्ट इस दूसरी कॉफी से ज्यादा अच्छा है। आप कहोगे ठीक है भाई टेस्ट करो, फिर हम आगे बात करेंगे। आपने टेस्ट किया, आप कह रहे हो नहीं हमें तो वो वाली कॉफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये वाला टेस्ट है। जैसे किसी को बहुत लाइट पीना पसंद है तो वो कहते हैं नहीं मुझे वो ज्यादा पसंद है, वो लाइट है, ये थोड़ी डार्क है, मतलब कि ये इसका टेस्ट जो आ रहा है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, कड़क आ रहा है। तो आपने अपने इनपुट दिए, अब वो पर्सन जाएगा मार्केट में, मार्केट इन द सेंस कि वो अपने क्लाइंट को बताएगा जाके कि सर हमने 1000 लोगों को कॉफी टेस्ट करी, इसमें से 500 लोगों का कहना ये कि इस कॉफी में वो मजा नहीं जो नेस्कैफे में है या जो दूसरी कॉफीज में। तो वो उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, अभी है नहीं, अभी फुल फ्लैश रिलीज नहीं हुआ है, तो उसकी रिसर्च करने के लिए और आगे टीम काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट को और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो जब तक हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं, तब तक वो बीटा टेस्टिंग रहती है। हो सकता है 1 साल तक बीटा टेस्टिंग ही करते रहे, कंपनी आपके रिव्यूज लेती रहे, उसमें चेंजेस कराती रहे, वो बीटा टेस्टिंग है। जब हमारे पास एक फुल फ्लैश बन जाएगा कि हाँ इतना प्रोडक्ट बन चुका है, लोगों को पसंद आ गया, अब इसको फाइनली हम लॉन्च कर देते हैं, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो वो रिलीज मोड में फिर डाल दिया था। उसके आगे से कीवर्ड लिखा हुआ होता है बीटा, वो बीटा लिखा हुआ हट जाता है फिर, राइट? जब एक डेवलपर उस प्रोडक्ट को लाइव करता है तो उसमें कीवर्ड ऐड करता है बीटा टेस्टिंग, यानी कि बीटा वर्जन। बीटा वर्जन का मतलब है कि अभी ये टेस्टिंग प्रोफाइल में काम कर रहा है, लोगों तक बात पहुंचाई जा रही है कि मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, जैसा भी आपके पास रिव्यू आ रहा है बताओ बस, राइट? इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अगर फाइनली इसको प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो हमको कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना मिले, ऐसा ना हो सॉफ्टवेयर आधे में ही छोड़ना पड़ जाए। बेनिफिट नहीं मिल रहा तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, और पैसा नहीं कमा पाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो क्लाइंट क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो छोटा सा प्रोजेक्ट बनवाते हैं, उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, 6 महीने तक तो उसकी टेस्टिंग ही कराते रहते हैं। तो बीटा टेस्टिंग चलती रहती है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। साथ साथ आपको बताया जाता है कि देखिए इसमें ये गलतियां आ रही है, इसको आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके वो बीटा टेस्टिंग में अपग्रेड होता रहेगा। जब फाइनली पूरा मार्केट में लॉन्च हो तो पता चलता है जितना क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी उतना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया गया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं। 100% तो देखो कभी नहीं हो सकता, बट 90-95% भी अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से बन गया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, मतलब वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है? तो उसमें कीवर्ड लिख दिया जाता है बीटा, बस यही एक खेल होता है, यही एक प्ले कर देते हैं वहां पे। वो बीटा हटा दिया जाता है तो कह देते हैं भाई रिलीज मोड में, मतलब अब ये प्रोडक्ट हमारा रिलीज हो चुका है, इसको कोई भी कभी भी इसको एक्सेस कर सकता है, राइट? तो क्या क्या चीजें आप लोगों को कवर करनी है? एसआईटी आपको कवर करना है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपके पास था पार्ट टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग और कंडीशनल टेस्टिंग, ठीक है, ये आपको कवर करना है। बॉटम अप्रोच, सेकंड बॉटम टू टॉप अप्रोच, बिग बैंग, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, एंड हाइब्रिड, ठीक है। एंड द लास्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ यूजर, बोल रहे हैं तो यूएटी हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो इतना यहाँ पे अच्छे से पढ़ के आना है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो कल दोबारा आपको, कल हम लोग करेंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन, उसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ था वो कल हम लोग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना स्टार्ट
कर रहे हैं, ठीक है। सर तो वो अब नोट्स आप प्रोवाइड कर देंगे पोर्टल पर? क्या कर देंगे? नोट्स। नोट्स, हाँ नोट्स दे देंगे हम आपको, ग्रुप में शेयर कर दिख देंगे, नहीं रहा कोई है ना दिक्कत। उसका। अभी कर दूंगा मैं आपको, कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। और कपिल सर, टाइमिंग में मुझे थोड़ा इशू आ रहा है, तो कुछ है आगे क्या कुछ हम कर इशू सकते हो हैं? रहा है आपके पीछे? 5 की जगह पे 6 कर लो, 6 से 7 कर लो। 7 से 8 कैसे रहेगा? 7 से 8 यार, एक्चुअली एक बैच अभी बन रहा है मेरा, वो 7 से 8 या 8 से 9 का बनेगा। अभी उसका टाइम डिसाइड नहीं हो पा रहा है, वो भी मतलब वही सिचुएशन है जैसे आपकी सिचुएशन है ना, ऐसा ही कुछ सिचुएशन उसके साथ बनता है, तो मैं कर दूंगा फिर 7 से 8 है ना? इस या तो वीक 7 से और 8 देख कर लेते दीजिए, हैं। या फिर इसको थोड़ा पीछे 3 बजे से कर दीजिए, 3 बजे 4 बजे। नहीं, 4 से 5 फिर भी हो सकता है, मैं आते ही 3:30 पे घर हूँ। मैं जॉब करते हुए आता हूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाता है आते आते। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ भाई, 3:30 पे आ गया तो 4 o'clock से स्टार्ट कर सकता हूँ, बस लंच किया और तुरंत बैठ के काम करने करता हूँ। अच्छा, इसको आगे ले जाने की, ठीक है, 5 to 6 की हाँ जगह पर कोशिश कीजिए, 6 क्योंकि to थोड़ा 7 सा या 7 मतलब to मिडिल 8 में में पड़ हो रहा है अभी। जाता है। वो आपकी अच्छा, एक नींद और डिस्टर्ब हो जाती है। क्वेरी थी। हेलो। हाँ हाँ, बताओ आप। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मतलब जैसे मेरा बैकग्राउंड जो है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बायो से, हम्म, हम्म। तो इसको लेके कुछ चैलेंजेस आएंगे, इंटरव्यूज वगैरह? ग्रेजुएशन बायो से? नहीं नहीं, मतलब क्या डिग्री क्या है आपके पास ग्रेजुएशन में? बीएससी। BCA? बीएससी। BSc है? BSc बायो? आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि वैसे भाई तो BSc बायो के बाद आप टेस्टिंग प्रोफाइल में क्या क्यों गए, या आप तो वो लगाओगे ना एक फेक एक्सपीरियंस, जी जी, हाँ वो तो तो फिर मैं नहीं लगा नहीं। आएगा। नहीं, फिर नहीं आएगा, फेक अच्छा। एक्सपीरियंस लगा के तो नहीं आएगा। जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, जैसे कोई BCA किया किसी कैंडिडेट ने या BSc बायो किया, अब वो टेस्टिंग प्रोफाइल में आना चाह रहा है, तो उसको वहां पे चैलेंज आएगा कि फिर आपने अच्छा इसी को क्यों चूज किया, आप तो फिर उस फार्मा वाली लाइन पे जा रहे थे, तो उसको चैलेंजेस हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी काम करके दिखा रहे हो कि भाई मैं तो काम करके आ रहा हूँ, तो आपके पास चैलेंजेस नहीं होंगे, आप तो IT इंडस्ट्री मतलब आप स्विच कर चुके हो, राइट। राइट। और मतलब जैसे मैं एक्सपीरियंस दिखाऊंगा उनको, ठीक है, तो कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे, है ना? हाँ, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वही आप दिखाना वहां पर। जैसे मैं डिमेंशन मेरा लाइव प्रोजेक्ट है, तो मैं डिमेंशन में क्या क्या चीजें टेस्ट करी, आप उसके 3-4 मॉड्यूल्स मैं बता दूंगा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मॉड्यूल वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। ओके। और एक और चीज है कि हम उससे कैसे बचेंगे, मतलब मेरा पीएफ कटता है। नहीं बच सकते। PF से नहीं बचा जा सकता, उसके लिए आप क्रोमा में एक बार बात करके देख लेना, कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है PF से रिलेटेड। PF वाला फंडा क्योंकि बहुत यहाँ तो फंसाता है यार। वही ना पूछ वो, करके देखना, आप रहते अगर कहाँ पर हो, नोएडा पे ही रहते हो? नहीं नहीं, मैं तो चंडीगढ़। चंडीगढ़? वैसे कभी नोएडा साइड आना हो आपका, तो एक बार सौरभ सर से मिलना क्रोमा कैंपस में। वो PF बारे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं कि अगर कोई PF वाला कैंडिडेट है तो उसको कैसे हम लोग मोल्ड करा सकते हैं। एक बार ये कैंडिडेट्स आए भी थे मेरे पास रिलेटेड टू दिस कि उसका भी PF कट रहा था, तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशन दिए थे कि ऐसा हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो एक बार अगर कभी आपका नोएडा साइड जाना हो, तो जो डायरेक्टर हैं सौरभ सर, उनसे एक बार जरूर मिलना, वो कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें। ओके ठीक है। हाँ, क्योंकि नोएडा तो मैं जाता रहता हूँ, मेरी लास्ट कंपनी नोएडा में ही थी, अभी मैं अच्छा चंडीगढ़ हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर जब भी कभी ऐसा हो जाने का,
सैटरडे संडे में एक बार डिस्कशन करके चले आना, बता देना कि सौरभ सर से मिलना है, वो कब मिलेंगे, क्योंकि वो कई बार ट्रैवल पे भी होते हैं। एक बार उनसे या तो फोन कॉल पे पहले पता बात कर लेना उनसे। कॉल पे भी बात कर लोगे, वर्चुअल मीटिंग कर लोगे तो भी आपके बेनिफिट्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। चलो तो इतना आप लोग करना, बाकी नोट्स वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। और थैंक यू सर एक आप SRS फाइल भी देने को कह रहे थे एक बार, वो प्रीव्यू हाँ कर मेरे लेते पास है, वो मैं शेयर ही कर दूंगा। हाँ मेरे पास एक लिंक है गिटहब का, वो मैं डाल दूंगा तो उसमें सब मिल जाएगा, सारे नोट्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस। ओके। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है।